साथियों, हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं आपके पास। थोड़ी वीडियो की क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि आपको हम अच्छे से अच्छी मतलब ये कि ना इंफॉर्मेशन और नॉलेज हम पहुंचा सकें। इसके लिए जो टॉपिक मैंने आज चुना है वो है सेरिबेलर हेमरेज। देखिए, इसमें दो पेशेंट्स हैं, मैं दोनों पेशेंट्स पे बात करूंगा और यही तरीका बेहतर होता है आजकल के ज़माने में कि पेशेंट्स के हिसाब से आप बात करते हैं और फिर उसी हवाले से, और इससे वो ना जो लोगों के लिए सीखना भी आसान हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। ये जो टॉपिक है ये है सेरिबेलर हेमरेज का, और ना हम चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमें ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। इसमें डेफिनेटली ये हमारी जो वीडियोज़ हैं ये स्पेसिफिक मेडिकल से रिलेटेड हैं, और ना जो भी हमारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं माशाल्लाह से वो इसके लिए हैं। डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, हेल्थ स्टाफ है, क्या कहते हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, तमाम के लिए इसमें बेइंतहा अच्छी नॉलेज है। देखिए, एक इसमें हमारे पास 40 ईयर ओल्ड मेल था, 40 साल का एक मर्द था जो कि इमरजेंसी रूम में हमारे पास आया और उसने बताया कि उसको शदीद सर में दर्द है और उसको जो है थोड़े से चक्कर भी आ रहे थे और चलने में भी उसको मुश्किल पेश आ रही थी। वो कह रहा था मैं लहरा रहा हूँ, कभी एक तरफ को गिर रहा हूँ। तो हमने ये बातें सारी की सारी उनकी मिसेस से पूछी। वो अपनी मिसेस के साथ तशरीफ़ लेके आए थे। हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमें डिटेल से बताया इसके बारे में। तो साथ में जो है अपना ये भी हमने नोट किया कि पेशेंट जो है ना उसको जैसे बेइंतहा नींद सी आ रही है, यानी कि पेशेंट थोड़ा ड्राउजी है, थोड़ा नींद में है। अच्छा, बहरहाल हमने पेशेंट की मिसेस से पूछा कि आप ये बताएं कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि उनका ब्लड प्रेशर उनको हाई रहता है और ना वो क्या कहते हैं लेकिन उनका जो कंट्रोल है वो ब्लड प्रेशर पर इतना ज़्यादा नहीं है, और न इसके अलावा वो मीठा एम्फेटामिन यूज़ करते रहते हैं बहुत अरसे से। तो ये तमाम बातें जब उन्होंने बताई तो फिर हमने पेशेंट को एग्ज़ामिन किया। हमने बता दिया कि पेशेंट को हम दाखिल भी करेंगे, लेकिन हमने पेशेंट को एग्ज़ामिन किया। जब एग्ज़ामिन किया तो हमने नोट किया कि पेशेंट जो है वो थोड़ा सा ड्राउजी है, नींद में है और न बार बार वो सो रहे हैं। इसके अलावा जो कि एबनॉर्मल स्लीप, जैसे ऐसे इंसान आम तौर पे इस तरह नहीं सोता है, और क्रेनियल नर्व जो थी वो बिल्कुल उनकी इंटैक्ट थी, हमने जितना हम एग्जामिन कर सके। प्यूपिल्स जो थे वो 4 मिलीमीटर तक क्या कहते हैं अपना डायलेटेड थे, लेकिन जो है अपना ब्रिस्कली रिफ्लेक्ट दे रहे थे लाइट के ऊपर। इसके अलावा जो है उनको बेइंतहा अपना क्या कहते हैं ये कहेंगे कि मतलब जो राइट साइड थी उनकी, राइट साइड जो है वो उन पे कोऑर्डिनेशन वो सही नहीं थी। मतलब कि हमने कहा कि आप अपना ज़रा हमने फिंगर नोज टेस्ट करें, यानी फिंगर से अपने नाक को टच करें, तो वो मतलब कि उनका रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं थे, मतलब कि वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे थे, यानी कि वो टेस्ट सही नहीं था। इसके अलावा हमने कहा कि अपनी जो अपनी हील होती है पाँव की, जो न उसको अपने शिन पर ऐसे करके चलाएं, न अपने टांग पर चलाएं ऐसे करके हील को, लेकिन वो कभी ऐसे कभी इस तरफ। तो मतलब कहने का ये कि वो भी टेस्ट जो है वो ना पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और इसके अलावा जो है जो हमने कहा कि आप है ना थोड़ा सीधे लाइन में चल के दिखाएं, तो है ना वो सीधे लाइन पे भी चल के नहीं दिखा रहे थे। और है ना दूसरा क्या कहते हैं, हमने कहा कि भाई ताली बजाएं, तो दोनों हाथ से ताली बजाने में भी कभी हाथ यूं ऐसे की तरफ ऐसे लेके जा रहे थे। तो मतलब ये कि
लेकिन हमने जब एग्जामिन किए सारे अलामात उसके राइट साइड पे तो उनको तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन लेफ़्ट साइड से वो काफ़ी फिंगर नोज टेस्ट भी बेहतर कर पा रहे थे, नींद में भी जा रहे थे। लेकिन अच्छा, ब्लड प्रेशर जब हमने चेक किया तो उसको 200 120 था, मतलब कि 200 सिस्टोलिक था और 120 जो है डायस्टोलिक था, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर था। तो हमें ज़ाहिर बात है एक हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन गए, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बन गया कि शायद उनको दिमाग में कहीं ब्लीड हुई है, और डेफिनेटली इतने प्रॉब्लम्स हैं तो पता ही चल रहा था कि शायद सेरिबेलर एरिया में या पोस्टीरियर फोसा में कहीं ब्लीड हुई होगी। बहरहाल अब इसकी जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ढूंढ रहे हैं, अभी हमारे पास इतना ही चीज़ है, हमने सीटी स्कैन नहीं किया है, हमारे जहन में क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। देखें इसमें क्या क्या हो सकता है, ये एक मतलब थोड़ा सा एकेडमिक है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये हो सकते हैं कि वैस्कुलर इवेंट को हम सबसे पहले ले लेते हैं, जैसे कि हो सकता है कि ना अपना क्या कहते हैं कोई हाइपरटेंसिव ब्लीड हो, क्योंकि पेशेंट को हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की। अच्छा, पेशेंट को हो सकता है कि कोई है ना अपना एन्यूरिज्मल ब्लीड हो, एन्यूरिज्म की वजह से उसको AVM की वजह से कोई ब्लीड हो, पेशेंट को कोई है ना अपना क्या कहते हैं एम्बॉलिक इस्कीमिया हो गया हो ना, जो कि सिर्फ इस्कीमिया हो और ना सिर्फ वेसल को ब्लीड ना हो। दूसरा ये कि ना कैवर्नस मालफॉर्मेशन की रप्चर हुई हो और वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस हुआ हो, जो कि बहुत रेयर है। अच्छा, अगर हम इधर देखें तो क्या क्या न्यूप्लास्टिक हो सकता है, एज 40 है, रेयर होता है लेकिन हो सकता है। तो हेमरेजिक ट्यूमर हो सकता है जैसे हीमेंजियोब्लास्टोमा है, और दूसरा प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर में कोई सिर्फ ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं ब्लीड ही हो, और ना जैसे स्कीमिया हो सकता था, ऐसे ही मेटास्टैटिक ट्यूमर हो सकता है। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस इंट्रासेरेब्रल जो हेमरेज जो होते हैं वो मतलब के हाइपरकोगुलेबल स्टेट में हो सकते हैं, यानी कि पेशेंट हो सकता है किसी मेडिकल दवा पर हो, जैसे कि वारफरिन वगैरह पर हो, या फिर उसको वाकई कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें वो ऐसी कोई दवाएं इस्तेमाल करते हों जिससे उनकी ब्लड थिनिंग या कोगुलेशन में तब्दीली आ सकती हो। और ऐसे पेशेंट में जो है वो अपना क्या कहते हैं कोई नेगेटिव मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हो, जैसे कोकेन है, हीरोइन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एम्फेटामीन है, जैसे कि ये पेशेंट यूज़ कर रहे थे कि मैट एम्फेटामीन जो है वो बहुत अरसे से एम्फेटामीन जो है वो काफ़ी अरसे से वो यूज़ कर रहे थे, फिर हाइपरटेंसिव भी थे बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल हमने उनका पेशेंट को एडमिट करने का प्लान किया। इससे हमने वैसे फ़ौरन CT स्कैन कर लिया। CT स्कैन में हमने देखा कि पेशेंट को एक हाइपर डेंस हमें सिग्नल्स मिले पोस्टीरियर फोसा में, और वो ऑक्यूपाई कर रहे थे फोर्थ वेंट्रिकल को भी और सराउंडिंग पैरेन्काइमा में, मतलब ये कि वो एंगॉर्जमेंट थी। इसके अलावा सिस्टर्स थे वो नज़र नहीं आ रहे थे, फोर्थ वेंट्रिकल टोटली ऑक्लूड हुआ था। तो जो है हाँ, ये तमाम चीज़ें CT स्कैन पे अगर ये तमाम हाइपरडेंस लीजन हो तकरीबन अबाउट 4 बाय 5 सेंटीमीटर का, तो इसमें हम सीधा यही समझ रहे हैं कि ये एक हाइपरटेंसिव सेरिबेलर ब्लीड हुई है, जिसमें मैथ एम्फेटामीन का भी रोल थोड़ा बहुत हो सकता है। बहरहाल पेशेंट को ICU में एडमिट किया गया, उसी वक्त उनके लैब इन्वेस्टिगेशंस किए गए, जैसे उसमें हमने जो है एहतियातन CBC, PT, APTT, यूरिया, क्रिएटिनिन और अपना क्या कहते हैं, इसके अलावा हमने इमेजिंग की, यानी कि फर्दर यानी उस पेशेंट को हमने CTA किया। CTA पे हमें ये ब्लीड नज़र आया, फिर उसके साथ में वैसल्स थी जो MRA भी कर लिया ताकि हम एक्सक्लूड कर सकें कोई एन्यूरिज्मल या AVM लगे। CTA में भी हुआ। बाकी अगर जैसे इस पेशेंट में ऐसा नहीं था, लेकिन आप 4 वेसल डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राम भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई एडिशनल वैस्कुलर मालफॉर्मेशन या एन्यूरिज्म
कंफर्म हो जाए CTA पर या MRA पर, ताकि आप उसको फर्दर तरीके से ट्रीट कर सकें। कोई न्यूप्लास्टिक लीजन है तो उसके अलावा आप उसके फर्दर मार्कर्स वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन चूंकि यहाँ पे ब्लीड है तो हमने पेशेंट को, और साथ में हमने 2 ब्लड से पैक RBCs जो है वो अरेंज कर लिए कि इनके सब सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत फ़ौरन पड़ भी सकती है। बहरहाल पैथोफिजियोलॉजिकली ये जो स्पॉन्टेनियस हाइपरटेंसिव इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होते हैं ये आम तौर पे बहुत कॉमन होते हैं सेरिबेलर हेमरेज में। और ये जो हेमरेज होते हैं आम तौर पर क्या कहते हैं सेंट्रल होते हैं, मतलब सेंट्रल से साइड पे चले जाते हैं। और ये अपना क्या कहते हैं जो इसमें जो हमें लगता है कि जो आर्टरी इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होती हैं वो कॉमन है, वो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और एंटीरियर क्या कहते हैं वो एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये दोनों एरिया ये वाटरशेड एरिया होता है अपना क्या कहते हैं इन 2 आर्टरीज का, जो कि यहाँ पर आमतौर पे बर्स्ट हो जाती है वेसल। और ये ख़ास तौर पे जो इलाका है सेरिबेलम में ये डेंटेट न्यूक्लियस का कहलाता है। ये इलाका जो है अपना थोड़ा सा मीडियल और फिर थोड़ा सा लेटरल चला जाता है। मिसाल के तौर पर ये राइट पे चला गया है तो आपको पता है कि वो यूनिलैटरल इप्सिलैटरल लीजन्स इप्सिलैटरल सिम्टम पेशेंट में आए हैं। तो ये डेंटेट का इलाका मतलब क्या कहलाता है। और ये जो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होते हैं ये जो है अपना क्या कहते हैं ये खुद ही बहुत ज़्यादा मतलब कि मॉर्बिडिटी कॉज करते हैं। और बहुत ज़्यादा इनकी परेशानी का इफ़ेक्ट ये होता है कि इनका जो खुद का जो हीमाटोमा का खुद का इफ़ेक्ट है 4th वेंट्रिकल पर और फिर ब्रेन स्टेम पर सराउंडिंग एरिया में, और फिर जो उसका एडिमा हो सकता है या जो उसके डिग्रेडेटेड डिग्रेडेटेड टॉक्सिक क्या कहते हैं ब्लड प्रोडक्ट्स जो है या ब्लड के जो एलिमेंट्स हैं, और फिर उसके अराउंड में जो एडिमा क्रिएट होता है ना उस हीमाटोमा की वजह से, वीनस एंगॉर्जमेंट की वजह से जो एडिमा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरह से लोकल इफ़ेक्ट देती हैं। तो इसका हमें वैसे इस तरह के मरीज़ को अभी चूँकि पेशेंट होश में था और ना पेशेंट की जो हमें जैसे पता है ये हीमाटोमा एक पोस्ट फोसा बहुत ही एक कन्फाइंड सी प्लेस है, ऊपर सुप्राटेंटोरियल एरिया है, फिर बोनी है चारों तरफ, फिर वीनस साइनसेस हैं। तो उसमें जो है ये बहुत लिमिटेड स्पेस होती है और ये थोड़े से भी ब्लीड जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट नुकसान दे सकता है। तो इसमें जो हम क्लोजर इंस्पेक्शन करते हैं ओवरऑल जो हमने देखा कि मास इफेक्ट ने जो है अपना एक तरह से ना अपना असर डाला हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब कि 4th वेंट्रिकल की जो पेटेंसी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, यानी 4th वेंट्रिकल दब रहा है। और इसके अलावा जो पोस्टीरियर एलिमेंट हैं बेजल सिस्टर्न्स में और 3rd वेंट्रिकल भी ऊपर से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो क्लिनिकली ये जो मैनिफेस्टेशन या ये तब्दीलियाँ जो आती हैं ये आम तौर पे क्या कहते हैं पेशेंट को एकदम से सुलाना शुरू कर देती हैं, पेशेंट को एकदम से नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता है, पेशेंट थोड़ा सा ड्राउजी हो जाता है, और वो जो है हो सकता है कि उधर पेशेंट की अगर हम उसको वो प्रोग्रेस करता रहे तो हम एकदम से पेशेंट डेथ भी हो सकती है जो कि फ़ौरन मैनेज नहीं किया जा सकता। तो जो आम तौर पे इधर हम एज अ न्यूरोसर्जन जो है वो हमें जो है क्या कहते हैं सर्जरी का ऑप्शन जो है वो फ़ौरन ओपन रखना चाहिए, ताकि और उस पर मतलब है कि जल्दी भी एक्ट और रिएक्ट करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो जल्दी से ही पेशेंट बहुत डिटीरिएट हो जाए और हम उसको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हालात में हम उसकी मदद ना कर सकें। अच्छा, दूसरा ये कि
ये ना बग़ैर सर्जरी के अगर हम एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन डाल दें तो वो भी जो है ना क्या कहते हैं किसी हद तक हाइड्रोकेफलस को कम कर देता है और उससे ना कुछ हद तक मास इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन इधर मतलब ये कि जो डिसीजन है ये लेना होता है। बहरहाल इधर जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं वो हम अभी जिक्र करेंगे और उस पर आपके साथ बात करेंगे और फिर दूसरे पेशेंट को भी आपके सामने लेके आपके सामने रखेंगे ताकि फिर वो उसके ऊपर एक ना अच्छे से एक वीडियो से जो उर्दू ज़बान में या हिंदी ज़बान में जो लोग इस ज़बान को समझते हैं वो एक एज अ डॉक्टर हों नॉन डॉक्टर हों। अच्छा, मेरा एक मानना है एज अ डॉक्टर डेफिनेटली हमारी सारी तालीम इंग्लिश में हुई है, लेकिन एक अपनी लैंग्वेज में कोई लेक्चर को बनाना, उसको समझना और उससे बताना वो एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। मुझे नहीं पता कि इसमें आप लोगों की क्या है ना फीलिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसी उम्मीद से ये पूरी वीडियो लाइब्रेरी का मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी मैक्सिमम मैं कर सका मैं करूँगा और बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ, हालांकि बहुत कम लोग हमें देखते हैं, लेकिन जो भी है बहरहाल हम इसके लिए अपना एफर्ट करते रहेंगे और फिर अल्लाह ने चाहा मौका दिया अल्लाह ने तो फिर इंग्लिश में भी जाएंगे ज़रूर। अच्छा, ये जो मेडिकल एयरवे मैनेजमेंट होती है अपना ख़ास तौर पे जो है अपना ये कहेंगे ना मेडिकल में जब हमने दाखिल किया पेशेंट को आईसीयू में दाखिल कर लिया, अब इधर मेडिकल एयरवे मैनेजमेंट की ना और साथ में अगर ज़रूरत है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 हो जाए, इधर 200 हुआ है तो 140 हो जाए। इसके अलावा हम एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन का इस्तेमाल करते हैं ताकि ईवीडी उधर लग जाए ताकि जो है पेशेंट को पेशेंट जो है वो क्या कहते हैं उसकी जो प्रेशर है किसी हद तक जो है वो ना कम हो सके और ना और दूसरा अपवर्ड हर्निएशन को हम ना इधर अवॉइड करने के लिए भी ना देखना होता है कि क्या वो इतना बेनिफिशियल है भी कि नहीं है। दूसरा ये कि सर्जिकल जो इवैक्यूएशन करते हैं हीमाटोमा की उसमें हम सब ऑक्सीपिटल जो है वो डिकम्प्रेशन करते हैं और प्लेसमेंट ऑफ द वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट कर देते हैं, यानी वीपी शंट हम डाल देते हैं। तो अब इधर जो है इवैक्यूएशन ऑफ हीमाटोमा हो गया और साथ में रिप्लेसमेंट ऑफ द वीपी शंट भी हो गया, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम इसकी टेक्निक पे बात करेंगे कि इसमें हमने सर्जिकल डिसीजन लिया था और इसकी सर्जरी भी की और रिजल्ट्स अच्छे आए। हमने दोनों काम ही किए थे, इसमें वीपी शंट भी किया था और न फ़ौरन ही उसी सेम सेटिंग में हमने पोस्ट फोसा करके हमने ईवीडी नहीं डाली थी उसमें, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि फिर वो लंबा पेशेंट को न जा सकता है। ईवीडी एक तरह से एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है और फिर बहरहाल उसके अपने बेनिफिट्स और वो है, उसको मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल हमने जो किया वो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। दूसरा ये कि फर्स्ट और फॉरमोस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन शुड बी कंसिडर कर सकते थे, लेकिन इवन जो हेमाटोमा जो है वो ना सर्जिकली मैनेज भी किया जाता है, अलोन भी किया जाता है। हमने दोनों काम किए थे, वीपी शंट भी डाल दिया था और हमने सर्जिकल भी किया था। अच्छा, अभी इसमें जैसे कि आपको पता है कि ना अगर हाइड्रोकेफलस हो तो आप ना इमीडिएट उसमें जो है ना हाइड्रोकेफलस को एड्रेस करें ताकि आप इम्पेंडिंग हर्निएशन को रोक सकें और जो इवैक्यूएशन ऑफ हीमाटोमा है वो आप करें। और हमने भी सब ऑक्सीपिटल अप्रोच को चुना और ये पेशेंट पोजीशन जो थी ये प्रोन पोजीशन थी और ना इसमें हमने हेड को थोड़ा सा एलिवेट किया हुआ था ताकि ना इंट्राक्रैनियल प्रेशर को थोड़ा कम किया जा सके। कुछ लोग कॉन्कोर्ड में करते हैं, वो ट्यूमर वगैरह में ठीक रहता है, लेकिन मेरे लिए ये था कि इसको टिल्ट कर दें टेबल को थोड़ा सा, मतलब हेड एंड थोड़ा सा हम अप कर देते हैं ताकि जो है वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को किसी हद तक कम किया जा सके, टाइम को बचाया जा सके। हमने फ़ौरन ही पेशेंट को ऑपरेट कर दिया था और हमने वेट नहीं किया था कि उसका GCS डिटीरिएट हो। अच्छा, हम इसमें जो स्लाइटली जो है हेड जो है फ्लैक्स कर सकते हैं और हमने भी किया था और उसमें
जो हमारा जो प्रिफर्ड एरिया जो था इंसिशन का वो क्रेनियो सर्वाइकल जंक्शन है, मिड लाइन इंसिशन हमने इसमें इस्तेमाल की थी। और फिर लैटरली एक तरफ हम चले गए थे और जो है ना, क्योंकि ये लैटरल साइड पे हीमाटो मिड लाइन के साथ साथ लैटरल साइड पे हीमाटोमा काफ़ी ज़्यादा था राइट साइड पे, तो राइट साइड पे हम चले गए थे। और ना जो हमारा मकसद ये था कि हम किसी भी तरीके से हीमाटोमा को, तो हमने निबलर की मदद से और रॉन्जर की मदद से एक न क्या कहते हैं क्रेनियक्टमी बना दी थी, न पीस मील बहुत सारे बोन पीस लेकर, और फिर हमने इंसिशन दिया था, रेडियल इंसिशन दिया हमने, 4 मतलब कि क्रॉस इंसिशन दिया जिसमें ड्यूरोटमी की। फिर हमने कॉर्टिकॉटमी के लिए बहुत एहतियात से जो मैक्सिमम एरिया था हमने ना उसकी पैमाइश कर ली थी इतनी देर में। और ना फिर ना उसमें चूँकि वो हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस था तो हम कर लिए थे, लेकिन आप लोग जो भी हैं अगर एहतियात बहुत करना चाहते हैं तो अल्ट्रासोनोग्राफी को यूज़ करें, जो इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासोनोग्राम है वो उसको यूज़ करें। और ना ये हीमाटोमा को आप उधर से अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, इसको हमने ट्रांसकॉर्टिकली ही ना क्या कहते हैं एड्रेस किया था, ट्रांसकॉर्टिकली एड्रेस करना ही हमें बेहतर ऑप्शन लगा। फिर बाद में जब हीमाटोमा हो गया हमने हीमोस्टैट्स लगा कर उसमें बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे ताकि उसका ही प्रेशर इफेक्ट शुरू हो जाए सर्जी सेल वगैरह का, लेकिन फिर हमने उसको क्या कहते हैं कि हमने वाटर टाइट हमने उसका क्लोजर किया ड्यूरा का, और थोड़ा सा हमें लगा कि वो कि ड्यूरा आराम से क्लोज हो रही है तो हमने एक्स्ट्रा पीस नहीं, वरना आप थोड़ा सा पेरिक्रेनियम का या कोई फेशियल आटा का पीस लेके भी उस वक्त जो अपनी अपने सिनेरियोज में या आर्टिफिशियल जो कि आते हैं बहुत सारे, आर्टिफिशियल तो नहीं कहेंगे, ड्राइड जो पेरिकार्डियम्स आती हैं, बहरहाल वो आप लोगों को पता है उसमें इश्यूज होते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ लोग नहीं, बहरहाल वो आप मतलब ड्यूरल रिप्लेसमेंट के एलिमेंट को भी आप रख सकते हैं। मेटिकुलस वे में हमारी क्लोजर हो गया था और न पल्सेट भी कर रहा था उस पर, और न पोस्ट ऑपरेटिवली जो है हमने जो है हमारे पास पेशेंट की न वैसे ही हमने विपिशन डाल दिया था, लेकिन मैंने कहा ईबीडी का भी ऑप्शन होता है, कुछ लोग निकाल देते हैं, लेकिन बहरहाल हमने विपिशन डाली थी और हमें उसमें ही हमारा को कॉन्फिडेंस था ज़्यादा। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो हमने सीटी स्कैन किया बाद में तो इवैक्यूएशन के बाद, तो डेफिनेटली फोर्थ वेंट्रिकल तो थोड़ा सा साइज उसकी पेटेंसी बहुत ज़्यादा नहीं ओपनली दिख रही थी, लेकिन थोड़ा सा वो दिख रहा था। और इसके अलावा ना वीपी शंट की वजह से जो है जो लैटरल वेंट्रिकल थे वो डिकम्प्रेस हो गए थे, और ना मतलब कि एक तरह से हमने एड्रेस कर लिया था इस नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस से, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल दबा था तो इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस में ही रखेंगे। और इसमें जो कंप्लाइंस से थोड़ा सा इसमें जो हमें कॉम्प्लिकेशंस को हमें अवॉइड कर सकते हैं उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैनेजमेंट में, कि ये जो हम न्यूरोसर्जन जो होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन आप एड्रेस कर लिए मास पोस्ट फोसा का है, देर नहीं चाहिए, क्विकली उसको डिकम्प्रेस करें, इवैक्यूएट करें हेमाटोमा को, और इंट्रा ऑपरेटिव हर्निएशन को सेरिबेलम की बचाएं, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ, ना यानी सुप्राटेंटोरियल ना नीचे थ्रू द फोरामैग्नम मैग्नम, मतलब कि अवॉइड करें जितना मतलब जल्द से जल्द आप वो कर सकते हैं। मैनिटॉल और हाइपरटोनिक सेलाइन के बोलस दे सकते हैं, हाइपर वेंटिलेशन कर सकते हैं, डीपर सेडेशन कर सकते हैं, एनेस्थीसिया की मदद से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम ना हो, 140 तक रखें ताकि आपके वो। दूसरा जो है वो इसके अलावा अपना क्या कहते हैं आप CSF रिलीज़ कर सकते हैं सिस्टर्ना मैग्ना से, ये सारे के सारे वो मैटर चीज़ें जो कि आप ना उसका ना प्रेशर कम करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अग्रेसिव CNS ड्रेनेज के लिए कुछ लोग EVD इस्तेमाल करते हैं, हमने VP शंट यूज़ किया था इधर ताकि अपवर्ड लेकिन ये जो है जो CSF आप अग्रेसिव EVD या VP शंट लगाते हैं तो फिर उससे आपका
अपवर्ड हर्निएशन का भी ख़तरा हो जाता है, लेकिन इसलिए ये है कि वो आपने केस टू केस चेक करना है कि क्या है, तो ये इसमें दोनों के ख़तरे मौजूद होते हैं। बहरहाल अगर गलती से आप वीनस साइनस को हिट कर देते हैं तो घबराने के बजाय आप क्या करें कि उसको पैक करें हीमोस्टैट से, सर्जिकल वगैरह से और उस पर हल्का जेंटल सा प्रेशर रख दें, और फोर्थ वेंट्रिकल में भी एंट्रेंस अवॉइड करें कि उसमें एंट्रेंस ना हो, मतलब कि क्लॉट निकालते हुए अग्रेसिवली, मतलब चीज़ों को देखना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। और ये जो अगर हेमरेज जो हुआ है वो एंटीकोगुलेशन मतलब के की वजह से या एंटीप्लेटिलेट की वजह से हुआ है, तो फिर मेडिकली जब डीकम्प्रेस कर लिया है, इवैक्यूएशन हो गई है, तो फिर आप जो है मतलब ये कि कुछ अरसे के लिए तो डिसकंटिन्यू रखें और फिर मेडिकल कंसल्टेशन लें, और अपना भी जो इसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, INR वगैरह चेक करके उसमें। अच्छा, कभी कभी जो हेपरिन इंड्यूस्ड होता है तो हेपरिन को आप रिवर्स कर सकते हैं 20 मिलीग्राम ऑफ प्रोटामीन, और ये कैंट्रा कहलाती है, और विटामिन के यानी प्रोटामीन कैंट्रा जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड नेम है, लेकिन वो आपके कंट्री के हिसाब से जैसा जो आपको एरिया में अवेलेबल हो, प्रोटामीन आप दे सकते हैं वारफरिन को एड्रेस करने के लिए। और अगर कैंट्रा अवेलेबल नहीं है आपके पास, कुछ जगहों पर नहीं अवेलेबल होती है, तो फिर वो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया और विटामिन के दे सकते हैं कि वारफरिन का इफ़ेक्ट अवॉइड किया जा सके। ये इतना इम्पॉर्टेंट बातें हैं इस तरह के केस में। डायरेक्ट जो थ्रम्बिन इनहिबिटर जो होता है वो ये ख़ास तौर पे बड़ा चैलेंजिंग होता है, और इसका कोई मतलब है कि ना रिवर्सल एजेंट अवेलेबल नहीं है जो डायरेक्ट थ्रम्बिन इनहिबिटर किसी ने दिया हो, या ये कहते हैं कि ना क्या कहते हैं डैबी गैटरिन जो है वो ओनली एक DTI है, डायरेक्ट थ्रम्बिन इनहिबिटर है, जो कि रिवर्सिबल एजेंट है, उसे हम वो यूज़ कर सकते हैं। और कुछ स्टडीज़ ये भी कह रही हैं कि DTI विद मतलब कि रिकॉम्बिनेंट फैक्टर जो है वो मतलब है कि उनके फैक्टर 7 और हीमोडायलिसिस की वजह से भी वो हो सकता है। तो खैर अब वक्त के साथ साथ जो दूसरे भी डायरेक्ट थ्रम्बिन इनहिबिटर के और एजेंट आ जाएंगे, मतलब कि ताकि वो अगर कोई ढाबत आपने वो निकाल तो दिया हीमाटोमा, लेकिन अगर दोबारा ही वो आ जाएगा तो उसको तो एड्रेस करना बेइंतहा ज़रूरी है। अभी मैं दूसरे टॉपिक पे बात करने से पहले इधर ही हम जोड़ देते हैं एक और मरीज़ है हमारे पास, वो 50 ईयर ओल्ड हैं, 49-50 ईयर ओल्ड मेल हैं, फीमेल है, सॉरी 50 मैंने मेल बोल दिया, पूरे पुराने वाले मेल थे 40 ईयर ओल्ड, ये 50 ईयर ओल्ड फीमेल हैं। और न ये तशरीफ़ लेके आई हमारे पास क्या कहते हैं कि जी वो तशरीफ़ लेके आई हमारे पास जो है अपना पुअर कंट्रोल हाइपरटेंशन के साथ, डायबिटीज़ भी थी उनको, और वो ख़ातून जो हैं अपना स्मोकिंग भी करती थी। उनके हस्बैंड ने बताया, इमरजेंसी रूम में तशरीफ़ लेके आए वो हमारे पास, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस काफ़ी डाउन था उनका। हमने जो हिस्ट्री ली उनके हस्बैंड से ली, और जब हमने देखा पेशेंट को, हमने फ़ौरन उनको दाखिल कर लिया, और उन्होंने कहा कि वो अचानक से उनको ये हालत हुई है। अच्छा, इसके अलावा जो है थोड़ी देर बाद पेशेंट को होश भी आने लगी, वो थोड़ा सा उसका मतलब ये कि हल्की सी सेंसेस उनके बहाल हुए, और हमने फिर उनको एग्ज़ामिन किया, दाखिल भी कर लिया था हमने ICU में, उन्हें लैब इन्वेस्टिगेशन भी हमने उनकी करा ली थी जो ज़रूरी थी। और जब हमने उनको किया तो हमने देखा कि जो है वो स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग उनकी है, पेन पर लोकलाइज भी कर रही हैं, और मतलब पेन पे आई ओपनिंग भी है, पेन पर लोकलाइज भी कर रही हैं, और क्या कहते हैं हाथ पाँव ऑल 4 लिम्स पावर वॉज ओके,
कोई हाथ पाँव में कोई कमज़ोरी वीकनेस हमें तो नहीं मतलब ये कि महसूस हुई। और प्यूपिल जो थे वो बहुत 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर रिस्पॉन्सिव टू द लाइट थे। तो इनिशियल जो ब्लड प्रेशर हमने चेक किया तो वो जो था उनका भी तकरीबन 220 ऊपर 130 था इनका इन खातून का। और फिर हमने जब इनका सीटी स्कैन किया तो हमें वही हाइपरटेंस एरिया मिला क्या कहते हैं पोस्ट-फोसा में। और ये जो था ये मिड लाइन में ब्लीड के साथ वो लेफ़्ट साइड पर आ रहा था, यहाँ पर मतलब कि लेफ़्ट साइड की तरफ पोस्टीरियर फोसा में हमें हाइपरटेंसिव ब्लीड मिला, जैसा कि टिपिकल होता है सीटी स्कैन पर हमें दिखा। अच्छा, ये सब चीज़ें होने के बाद हमने डेफिनेटली हमारी सीटी स्कैन पे हमारी डायग्नोसिस बन गई थी, वो यही कि ये सेरिबेलर हेमरेज है। और ना ये आमतौर पर वैसे होता भी हाइपरटेंशन की वजह से बहुत कॉमन भी है, जैसा कि मैं कर चुका हूँ। तो ये केस में भी हमें ऐसा ही महसूस हुआ कि ये एक हाइपरटेंसिव ब्लीड बिल्कुल था वैसा ही। इसके अलावा जो है हमने ये नोट किया कि ये जो हैं पेशेंट के फोर्थ वेंट्रिकल पर भी इसमें भी प्रेशर पड़ रहा होता है। अच्छा, आमतौर पे ये जो पेशेंट होते हैं इस तरह के, जो हमारे पास पूरी इसकी डायग्नोसिस हो गई है सीटी स्कैन पे हाइपरटेंसिव इंट्रासेरिबेलर ब्लीड है ना, उसके जो ब्लड जो है वो लेफ्ट पैरेंकाइमल एरिया में इन्वॉल्व कर रहा है, यानी लेफ्ट लोब में चला गया है। इसमें कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि जो है ना आपको कुछ पेशेंट में एक माइक्रो एन्यूरिज्म्स मिलते हैं पोस्टीरियर सर्कुलेशन में, जो कि रप्चर हो जाते हैं। वो भी हमें हाइपरटेंसिव ब्लीड जैसे लगते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक ढीडी तो हमें पता ही है उसकी कि हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने CTA करना है, ये चेक करने के लिए आपने CTA करना है, MRA करना है, 4 वेसल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, 6 वेसल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी भी की जा सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो सेरिबेलर हेमरेज होते हैं, ये आपको बताया कि 5 से 10% होते हैं, कम समझ लें 10% समझ लें आप कि जितने भी इंट्राक्रेनियल हेमरेज होते हैं, जितने भी ब्रेन में कोई हेमरेजेस होते हैं, उनमें 10% जो होते हैं वो ये सेरिबेलर हेमरेज होते हैं। और ख़ास तौर पे ये आपको इसी एज ग्रुप में मिलेंगे। और हाइपरटेंसिव होना बेइंतहा इसमें कॉमन देखा गया है। और जो बहुत ज़्यादा, ये तो खैर 50 साल की थी, पिछला पेशेंट 40 साल का था, जो ज़्यादा जो हमें देखा है वो कम से कम 60 साल से ऊपर 70-80 तक के जो होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। और डायबिटीज़ भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, लेकिन हाइपरटेंशन मेन है, फिर डायबिटीज़ के साथ वो और ज़्यादा एलिमेंट मतलब उसका बन जाता है। दूसरा, इसमें जो है सर्जिकल इंटरवेंशन की रिकमेंडेशन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। मैं कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हो रही होंगी, लेकिन सुनने वाले के लिए, चूँकि ये एक एजुकेशनल है, ये एक इंफॉर्मेटिव, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एजुकेशनल है, तो इसमें चीज़ें रिपीट भी होंगी, तंबीह भी होगी, थोड़ी डांट भी होगी, थोड़ा समझाना भी होगा। तो ये तमाम चीज़ों के साथ है। ये पेशेंट जो है, इसमें जो है अगर ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो लेस देन 13 होता है, या और हीमाटोमा अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आपने फ़ौरन एड्रेस करना है सर्जिकल को। लेकिन ये एक लिमिट्स है, इससे कम में भी आप एड्रेस भी कर सकते हैं, और ना स्पेसिफिक केस में। दूसरा, वेंट्रिकुलर कैथेटर प्लेसमेंट, अब उसको आप चाहे EVD में मान लें, चाहे आप उसको VP शंट में मान लें। बहरहाल हम अभी वेंट्रिकुलर कैथेटर के हवाले से थोड़ी सी बात आपके आगे करेंगे कि ये जो होता है बहुत रिकमेंडेड किया जाता है इस तरह के पेशेंट में, ख़ास तौर पे जो हाइड्रोकेफेलस हो रहे हों और जो या फिर नॉन कोगुलोपैथी हो, तो आप फ़ौरन उसमें EVD या VP शंट अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो पेशेंट चुन सकता है। लेकिन ख्याल करना है कि अपवर्ड जो है हर्निएशन ना हो, या फिर क्या कहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा ये बताएंगे कि आम तौर पे जो हाइड्रोकेफेलस होते हैं, इनको इसमें हमें
हीमाटोमा को इवैक्यूएट करना ही होता है, और उसमें हम हीमाटोमा इवैक्यूएट करते हैं। इस केस में भी हमने हीमाटोमा को इवैक्यूएट किया था। ये केस मैं पूरा आपके सामने रख रहा हूँ, और ये असल में पढ़ाने के हिसाब से, समझाने के हिसाब से, तो इस हवाले से इसमें जो है हमें क्योंकि टाइट पोस्टीरियर फोसा होता है, और यही होता है कि ये जो ऐसे में सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक विज़बर्ग साहब हैं, वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया है, उन्होंने काफ़ी काम किया पोस्ट फोसा हीमाटोमा पर, और उनका ये है कि इसमें फ़ौरन जो है वो किया जाए। और उनके कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि अगर ऑब्लिट्रेशन हो रही हो बेसल सिस्टम की पोस्टीरियर फोसा में, तो आपने फ़ौरन ऑपरेट करना है, यानी बेसल सिस्टम नहीं दिख रहे, फ़ौरन सोचें ऑपरेशन करना है। अगर एनलार्जमेंट ऑफ थर्ड वेंट्रिकल हो रहा है, लेटरल वेंट्रिकल हो रहा है, टेम्पोरल हॉर्न्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, आपने फ़ौरन एड्रेस करना है, ऑपरेट करना है। अगर इफेसमेंट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, यानी फोर्थ वेंट्रिकल आपको नहीं दिख रहा है, उसकी इफेसमेंट हो गई, यानी उसका दिखना बंद हो गया है, तो आपने फ़ौरन एड्रेस करना है। ये जो एक तरह से ये टाइट पोस्टीरियर फोसा के जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी ये तमाम शो करता है टाइट पोस्टीरियर फोसा को तमाम एलिमेंट में। अगर टाइट पोस्टीरियर फोसा नहीं है तो फिर हमें साइज़ को देखना पड़ेगा। अगर साइज़ जो है 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या फिर GCS जो है वो 13 से कम जा रहा है, 12, 11, 10 तक जा रहा है, तो फिर फ़ौरन आपने उसमें भी ऑपरेट किया ना। मैंने कहा कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, लेकिन ये कुछ गाइडलाइंस हैं, इसमें रहते हुए ही हमें सारे काम करने हैं। ये जो हीमाटोमा जो होता है, इसी साइज़ का अगर ये सुप्राडेंटोरियल हो तो हम ज़रा डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, और इसमें दूसरे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। कभी कभी सेरेबेलर एट्रोफी होती है, और वो एनाटॉमी भी देखनी होती है पोस्टीरियर फोसा की। इसके अलावा हमें जो है हीमाटोमा का खुद का साइज़ भी देखना होता है, और अगर कि मतलब कहने का ये कि है ना, अगर हीमाटोमा का साइज़ जो है वो समझ लें कि है ना 10 मिलीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर है, और वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा, और टाइट पोस्टीरियर फोसा के सिम्टम नहीं मिल रहे, पेशेंट की भी GCS बेहतर है, 14 है या 13 भी है, 13 से कम नहीं है, तो फिर आप रुक भी सकते हैं। लेकिन ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा आपको अलर्टनेस के साथ और बेतंतहा उसके साथ आपको करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इंटेंसिव थेरापी होती है वो तो इसमें फ़ौरन कोई इतनी इंडिकेटेड नहीं है, क्योंकि ना इस पेशेंट को अभी ना तो कोई है ना ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस प्रॉब्लम हुए हैं, ना इसमें कोई है ना क्वाड्रिप्लेजिया हुआ है, या अभी कोई है ना कोई मॉडिबाउंड कंडीशन नहीं हुई है, तो इसमें कोई भी इतना ज़्यादा इंटेंसिव केयर का आपको दाखिल करना है ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन कोई एक्शन तेज़ी से नहीं लेने हैं। दूसरा, ये सर्जिकल प्लान में आपने जैसे कि वेंट्रिकुलर कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे EVD की फॉर्म में या विभिशन की फॉर्म में हो, तो है ना ये इसमें जो है एंट्री पॉइंट जो होता है वो आपका ना फ्रेजियर पॉइंट भी हो सकता है, और ना ये कहते हैं कॉकर्स पॉइंट कह लें आप। ये तो इसमें 2 या 3 सेंटीमीटर आपने ना सेरेब्रोस्पाइनल 2 या 3 cc आपने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो ड्रेन करना है स्लोली, ताकि जो है वो ICP जो है एकदम से भी ना मतलब ये कि ऊपर का मतलब बढ़ ना जाए और दूसरे मामलात ना हो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने इधर कहा आपको कि ना जैसे सब ऑक्सीपिटल क्रेनियोटमी इधर हम करते हैं, और ना जैसे हमने पिछले मरीज में भी की थी, रिमूव किया था इंट्राक्रेनियल हीमाटोमा को, डिकम्प्रेस किया, हाइपरटेंशन को रिलीव किया, हाइड्रोकेफलस को, और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल ड्रेन जो है वो भी ओपन कर दी। साथ साथ अगर एक्सटर्नल ड्रेन डाली थी इसमें, इस पेशेंट में हमने विपिशन नहीं इस्तेमाल किया था, जो पहला वाला पेशेंट था वो यंग था तो हमने विपिशन इस्तेमाल किया था, उसमें हमें ख़तरा भी लग रहा था कि वो थोड़ा फोर्थ वेंट्रिकल में ब्लड लग रहा था हमें। तो इसमें जो है ना हमने जैसे ही हम इधर से ओपन लेफ्ट साइड से हमने इधर ओपन किया था, ड्यूरोटमी की। ड्यूरोटमी करने के बाद हमने ये ध्यान रखा, हमने जो इधर बिफोर मतलब कि ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल इंसिशन देकर ना कॉर्टिकोटमी की, और ट्रांसकॉर्टिकल अप्रोच की मदद से हमने इवैक्यूएशन ऑफ हीमाटोमा किया, और उसके बाद जैसे हीमाटोमा इवैक्यूएट हो गया हमने उधर मेटिकुलसली अपना क्या कहते हैं वो अप्लाई कर दिया, ना क्या कहते
कहते हैं हीमोस्टैट और उसको वॉश करते रहे। और हमने इधर ब्लड क्लॉट की हमने हिस्टोपैथोलॉजी भेजी थी, क्योंकि पेशेंट की एज 51 के फीमेल थी। तो हमें कुछ लगा कि वो थोड़ा नाइट उसको जो क्लॉटिंग नाइडस है उसको ज़रा हम चेक करें अच्छे से, मतलब ये कि उसको हम मतलब ये कि उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए मैंने भेज दिया था, जो बाद में क्लियर आ गया था, बिल्कुल क्लियर आ गया था बाद में, और हीमाटोमा ही था। अच्छा, जैसे ही आप, वैसे मैं थोड़ा सा इधर अब अपना सर्जिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब आप आमतौर पे ड्यूरा को ओपन करते हैं और आप ऑब्ज़र्व करते हैं और आपको वो स्वेलन और टाइट ब्रेन मिलता है, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं इंट्रा ऑपरेटिवली। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैं ध्यान देता हूँ, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेप टू स्टेप इसको इंश्योर करें कि ना ये चीज़ें आप उसको मैनेज कर सकें। उसमें जो है ये तो ये है कि पेशेंट का हेड जो है वो 30 डिग्री एलिवेटेड, मतलब कि कॉन्कोर्ड पोजीशन के बजाय मैं बेड को ही पूरा टिल्ट कर देता हूँ, हेड साइड थोड़ा सा ऊपर होता है, और नेक पोजीशन देख लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन तो ना हो, इस वजह से थोड़ा सा थोड़ा सा हेड को हम फ्लैक्स कर देते हैं ताकि वो लाइट सा फ्लैक्स कर देते हैं। इसके अलावा जो है अपना थोड़ा सा पेशेंट को हम हाइपरवेंटिलेट वेंटिलेट भी करते हैं ताकि ना वो अवॉइड किया जा सके एडिमा स्वेलिंग को। इसके अलावा जो है हमने पेशेंट को मैनिटॉल भी देते हैं, लेसिक्स भी दे सकते हैं आप, और हमने मैनिटॉल दिया था, थोड़ा लेसिक्स भी दिया था एनेस्थेटिस्ट ने, और उसकी सडेशन डेफिनेटली एनेस्थीसिया के थ्रू हुई, और उसमें हमने डेफिनेटली उसे मसल रिलैक्सेंट वगैरह भी यूज़ किए ताकि वो थोड़ा सा प्रेशर कम हो सके, और हीमाटोमा को डीकम्प्रेस कर देते हैं। ड्रेन जो होता है वो इधर हमने वेंट्रिक्लोस्मी ड्रेन डाला था, ईवीडी डाला था, और सिस्टर्ना मैग्ना को भी ओपन कर देते हैं ताकि सीएसएफ वहाँ से, ताकि जो पोस्ट फोसा का प्रेशर भी फ़ौरन से वो थोड़ा सा ड्रेन, थोड़ी सी आपको निबलिंग करनी पड़ती है साथ में। और इसके अलावा आपने जो है ना, अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, थोड़ा सा हीमाटोमा के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बल्ज हो रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुली थोड़ा सा सेरिबेलर टिश्यू भी अगर आप क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं रिमूव करना पड़ जाता है, तो वो कोई मतलब ये कि वो खुद भी हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो थोड़ा पार्ट आप कर सकते हैं। जाहिर बात है आपने इधर मरीज़ की जान बचानी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये आप और मैं तो आमतौर पे निबल इतना कर देता हूँ नीचे तक कि फोरामेन मैग्नम को ओपन ही कर देता हूँ, क्योंकि पोस्ट कभी कॉम्प्लिकेशन ब्लीड हो सकती है। तो मेरी ये आदत है, मैं फोरामेन मैग्नम को निबलर रॉन्जर की वजह से उसको अच्छे से निबल करके उसको ओपन कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि अगर इस हालत में भी कभी कभी ऐसा, क्यों मैंने पोस्ट होता काफ़ी ऑपरेट किए हैं, अगर इस हालत में भी आपको लगता है कि वो ये स्वेलिंग जो है वो अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो फिर जो है आप ये जो चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं और भी इंट्रापेरिकाइनल हीमाटोमा हो, सीटी स्कैन दोबारा भी कर सकते हैं। और दूसरा ये जो है सुप्राटेंटोरियल सबड्यूरल या एपिड्यूरल हीमाटोमा ना हो गया अब कॉन्ट्रालैटरल में था, सुप्राटेंटोरियल में। दूसरा साइटोटॉक्सिक एडीमा ट्रॉमा की वजह से होता है, आपको पता है, तो हो सकता है वो एडीमा भी हो गया, वीनस इन्फेक्शन हो गया हो, कोई आपने वीनस साइनस को हिट कर दिया हो गलती से, तो ये चीज़ें होती हैं जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, अब ये अगर केसेस बहुत ज़्यादा इंट्रैक्टेबल है, बहुत तो ना ये बंद नहीं हो रहा, तो आपने ड्यूरोप्लास्टी क्लोजर के वक्त आपने ड्यूरोप्लास्टी करनी है, फिशर लाटा ले लें, कोई और चीज़ मिल जाती है जो आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल हो, या जो भी प्रैक्टिस आप लोग करते हो, तो उसके लिए मल्टीपल थिंग्स हैं, वो उस पर काम बात की जा सकती है। वो अलग से फिर कभी एक टॉपिक कर लेंगे कि ड्यूरा को रिप्लेस करने के लिए और कौन सी। अच्छा, दूसरा ये कि ना बोन फ्लैप जो है वो आप अगर आपने क्रेनियोटमी की है, मैं तो आमतौर पे वो छोटे छोटे बोन पीस हो जाते हैं कट करने की तो हल्के से प्लेस कर देता हूँ ताकि बाद में उनको थोड़ा सा वो ऑसिफिकेशन होने में मदद मिले। अच्छा, दूसरा क्योंकि टाइट क्लोजर ऑफ द
ड्यूरोप्लास्टी या टाइट क्लोजर ऑफ ड्यूरा के बाद। अच्छा, दूसरा ये कि ना CT स्कैन अगर आप उसमें कर सकते हैं दोबारा से तो करें। अच्छा, वैसे पहले ये होता था कि जो सुप्राटेंटोरियल बर होल लोग बताते थे ताकि जो है वो ना मतलब कि उसका एक अपना रोल होता था बहरहाल, लेकिन ये हमारे केसेस में हम इतना नहीं, बस जब ड्रेन डाल दिया तो हम फिर इतना ज़्यादा उसके लिए फिर हम वरीसम नहीं होते, आमतौर पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हम तो एड्रेस उसको फ़ौरन ही कर लेते हैं, ज़्यादा हम डिले नहीं करते। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमने बात नहीं की थी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ये है कि पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। आप इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट को ना क्या कहते हैं वो रखें ना 24, 48, 72 घंटे तक जितना भी आपने उसमें किया, उसका जो आर्टीरियल प्रेशर है, परफ्यूजन प्रेशर 50 से 70 तक रखें, उसका जो ब्लड प्रेशर है 140/90 के करीब रखें, उसको निमोडिपिन अगर देनी पड़ती है या निकार्डिपिन देनी पड़ती है तो वो भी दें। लेकिन ये तमाम बहुत मेटिकुलस इसमें जो इसके मास्टर हैं इन क्रिटिकल केयर के, उनसे आप ज़रूर मदद लें ताकि वो आपको इसमें आर्टीरियल लाइन डलवाएं, वीनस लाइन, आर्टीरियल लाइन, ये सब डलवाएं ताकि उसमें आप अच्छे से उनका सही से हर चीज़ को अच्छे से चेक कर सकें। ख़ास तौर पे पेशेंट जो क्रिटिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आते हैं और वो ऐसे ही हालत में रह रहे होते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन पर, तो ना आप उनको फिर स्टीरॉइड्स भी दें ताकि एडीमा उससे कम हो। 10 मिलीग्राम आप इनिशियली दे दें और फिर 6 मिलीग्राम आप उसको एवरी 6 आवर देते रहें, यानी 4 दफ़ा दिन में QID करके दे दें, तो ये अच्छा। इसके अलावा अगर आप समझते हैं तो मैनिटॉल भी कुछ दिन तक आप देते रहें, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट है, ज़ाहिर बात है स्टीरॉइड्स का भी इफेक्ट है ना थोड़ा बहुत इधर, ताकि वो एडीमा को किसी हद तक कम कर सके। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव वैसे CT स्कैन जो होता है वो आप ज़रूर करें इसमें। जब हमने किया हमने देखा कि हीमाटोमा तकरीबन गायब हो चुका था, थोड़े से एलिमेंट जो हीमोस्टैट के थे वो उसमें नज़र आ रहे थे। पोस्ट वेंट्रिकल इधर भी थोड़ा बहुत स्लिट फॉर्म में था। इधर हमने क्योंकि पेशेंट की GCF डिटीरिएट थी तो हमने इधर BP शंट नहीं डाल दिया। पेशेंट जागा हुआ होता है, आप BP शंट डाल देता है कि पेशेंट जल्दी बेहतर हो, आगे जाए। लेकिन अगर पेशेंट थोड़ा सा डिटीरिएटेड है तो इधर हमने वेंट्रिकुलोस्टमी डाल दी है। हमारी अंडरस्टैंडिंग है, आप अपने सेटअप में कैसे करते हैं, अपने पेशेंट को क्या कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन मैंने आपके आगे रख दिए हैं। ज़रूरी तो है, वो करना पड़ता है, वरना फिर वो एडीमा फिर आप कंफ्यूज रहते हैं, पेशेंट दोबारा डिटीरिएट हो जाते हैं और फिर वो डिले हो जाता है उनकी रिकवरी। अच्छा, दूसरा ये जो है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे पेशेंट थोड़ा सा बेहतर होता है आप उसको स्टेप डाउन करते हैं, उसको न्यूरोसर्जिकल वार्ड में लाते हैं, आस्ते आस्ते वो ब्लड प्रेशर सब चीज़ें मेंटेन कर रहा होता है और पेशेंट को दाखिल कर सकते हो, क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। और आप इधर पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को एड्रेस करा के उसकी कोगुलोपैथी को एड्रेस कराएंगे, तमाम चीज़ों को एड्रेस कराने के बाद आप उन्हें घर भेजेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक पोस्टीरियर सेरिबैलर हीमाटोमा पे। मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने अच्छे से बात की, मेरी काफ़ी एक्सपीरियंस है इस पर, काफ़ी सर्जरीज की हैं और इसी में मैं पढ़ाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, इन्फॉर्म करने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेरी एफर्ट अच्छी लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है।